Assalamu alaikum, dear fellows. As you all know that we were working on the master data analysis course जिसमें different हमने perspective पढ़े इसके different इसकी जो है वो डिस्कशंस की इस हवाले से different टेस्ट हमने डिस्कस किए कि डेटा को कैसा आपने हैंडल करना है और कैसा आपने उसकी जो है वो करनी है एनालिसिस करनी है। एंड नाउ वी आर ऑन टू और लास्ट इनटू और लास्ट लेक्चर जो हमारा मास्टर डेटा कलेक्शन के हवाले से है कि आपने डेटा कैसे कलेक्ट करना है, उनकी हैंडलिंग कैसे करनी है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, टेबल्स डिफरेंट कैसे आपने जनरेट करना है एसपीएसएस के थ्रू जो आपके टेबल्स जनरेट हो जाते हैं उनको कैसे आपने सेट करना है। So the objective of this lecture is to understand the principle of data collection in clinical research. आप data कैसे collect करेंगे और specifically if you are doing any type of clinical research and learn how to handle and clean data for analysis. कैसे आपने डेटा को क्लीन करना है। डेटा क्लीनिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो इश्यूज आ रहे हैं, जो मिसिंग वैल्यूज आती है या आउटलायर्स आते हैं, उनको आपने कैसे हैंडल करना है। एंड जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होती है वो आपने कैसे अप्लाई करनी है, जिसमें आप सिंपल स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, लाइक उसमें आप जो है वो different frequencies, bar charts and all these things. And publication ready tables जो है वो आपने कैसे बनाने हैं फॉर मेडिकल जर्नल्स। एज यू नो दैट जो एसपीएसएस के थ्रू टेबल्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं वो इतने अथेंटिक नहीं होते, एज सच वैलिड नहीं होते। उसको आपने फिर देन प्रॉपरली क्लीन करना होता है, उन पे वर्कआउट करना होता है, एंड देन जाके आप उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। So why data collection matter? Because it is the data collection is the foundation of evidence-based medicine. अगर आप evidence-based medicine पे work कर रहे हैं, so उसके लिए लाजमी है कि आप डेटा कलेक्शन करेंगे। अगर आपके पास पुअर डेटा होगा, then your conclusion will be poor and आपकी पूरी स्टडी की जो वो होती है वो ख़राब हो जाती है, क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है अगर आप प्रॉपरली डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते या प्रॉपरली जो है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। एंड देन जो है वो डेटा कलेक्शन क्यों मैटर करता है? डेटा कलेक्शन इसलिए मैटर करता है कि ये इंश्योर करता है वैलिडिटी को कि आपका डेटा वैलिड है, आपने प्रॉपरली जो है वो अगर अच्छे से डेटा कलेक्ट किया हुआ है, आपने वैलिड वर्क किया हुआ है। एंड देन रिलायबिलिटी कि आपका डेटा रिलायबल है, एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी कि अगर कोई और भी उस तरह के स्टडीज करेगा किसी और जगह पे तो हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स भी आपके साथ मैच करे और जो डिजीज का पैटर्न हो वो वहाँ पे भी वैसा ही हो। लेकिन अगर आपने जो है वो डेटा वैलिड डेटा नहीं है आपके पास, पुअर डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, देन वो इश्यूज आएंगे। आप पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को एक तरह से गुमराह करेंगे अगर आप इसमें जो है वो इस तरह डेटा लगा दीजिए जिसके रिजल्ट्स ही प्रॉपरली वैलिड नहीं आ रहे। एंड देन अगर हम टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें, जो मेडिसिन में अगर हम बात करें कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, तो सबसे पहले जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा है। जो क्वांटिटेटिव डेटा है तो कोई भी जो आपके पास वैल्यू क्वांटिटी में आती है उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर आप स्पेसिफिक उसमें मेयर करते हैं, HbA1c लेवल्स हो गए या बीएमआई हो गया, ये डिफरेंट एक स्कोर आते हैं, क्वांटिटी आपके पास आ जाती है। जिसमें क्वांटिटी का यूज हो उस डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा कहा जाएगा। एंड देन क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा जो है वो क्या कहलाते हैं, जिसमें क्वालिटी टाइप ऑफ क्वालिटी आप जो है वो डिस्कस करते हैं। लाइक आप जेंडर की बात करें तो जेंडर जो है वो क्वालिटी है, एक क्वांटिटी के तौर पर आप उसको नहीं ले सकते। इसके अलावा जो है वो स्मोकिंग स्टेटस जो है वो अगर आप देखें तो ये एक उसे उस में आता है। एंड देन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा जो है वो नॉर्मली हम यूटिलाइज करते रहते हैं अपने रिसर्च में। जो भी हम रिसर्च करते हैं या उसमें नॉर्मली हम जो है वो, आप अगर उस कॉलेज लेवल्स पे या उस लेवल पे देखें तो डिफरेंट रिसर्च जो है वो इन्हीं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के हवाले से देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव तो आप सबको आइडिया भी होगा इस हवाले से कि आप जो क्वांटिटी वाइज कोई भी चीज़ आप क्वांटिटी में देखते हैं, कोई भी पैरामीटर आप क्वांटिटी में लेते हैं तो उसको क्वांटिटेटिव डेटा कहा जाएगा। एंड क्वालिटेटिव डेटा की अगर हम जो है वो बात करें तो लेट से जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है जो किसी भी क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करे, जस्ट लाइक इमेजेस हो गए, ओपिनियन, कलर, जेंडर्स वगैरह। एंड देन ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा जो है ये क्वालिटेटिव डेटा होता है लेकिन इसमें एक नेचुरल ऑर्डर या रैंकिंग होती है।
लेट सपोज अगर ऑर्डिनल डेटा की हम बात करें तो पेन स्केल जो है या कैंसर स्टेज जो है, या इसके अलावा अगर हम लेट से सेटिस्फेक्शन रेटिंग डालें 1 से 5 तक, या एजुकेशन लेवल डालें हाई स्कूल बैचलर मास्टर, देन जॉब सेटिस्फेक्शन डालें कि लेस सेटिस्फैक्ट्री मीडियम लो हाई मीडियम हाई हो गए, डिफरेंट इस तरह की जो हम स्केल्स में डेटा लेते हैं उनको ऑर्डिनल डेटा के जो है वो कहा जाता है। हालांकि ये भी जो है वो उस स्केल्स में हम डिफरेंट स्केल्स में लेते हैं। अब जो नॉमिनल डेटा होता है, जो 4 टाइप ऑफ डेटा है मेडिसिन में, वो विदाउट एनी इनहेरेंट ऑर्डर और रैंकिंग होता है। ये भी क्वालिटेटिव डेटा होता है, लेकिन इसके अलावा जो है ये क्या होता है कि ये एक विदाउट एनी इनहेरेंट ऑर्डर और रैंकिंग होता है। जैसे कलर को अगर हम देख लें तो कलर रेड ब्लू ग्रीन कोई भी हो सकता है जो है वो। इसके अलावा अगर हम देख ले या ब्लड टाइप्स को ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स है, और डायग्नोसिस कैटेगरीज वगैरह, इनको नॉमिनल डेटा कहा जाता है। देन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो कौन कौन से हैं। मेथड्स जो है ऑफ डेटा कलेक्शन, अगर डेटा कलेक्शन के हम मेथड्स की बात करें तो इसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन है, इसके अलावा सेकेंडरी है। ये 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं कि डेटा कलेक्शन जो है वो हम दो उससे कर सकते हैं, या तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। अब बेसिकली प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर। जो रिसर्चर होते हैं वो डायरेक्टली उसको कलेक्ट करेगा। लेट सपोज इसमें सर्वेज हो सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट क्वेश्चनियर्स बनाते हैं, इंटरव्यूज या ऑनलाइन पूल्स जनरेट करते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं टू स्टडी करने के लिए लैब में, ताकि आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करें, या आप अपने या किसी भी फील्ड में अपने एक हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं तो उनसे जो है वो कोई क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं उनके साथ, या कोई इन डेप्थ स्ट्रक्चर इंटरव्यू करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप किसी भी फिनोमिना को या किसी भी चीज़ को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, या कोई फोकस ग्रुप रखते हैं जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं टुगेदर सम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन। सो ये सारी चीज़ें प्राइमरी डेटा में आती है, जिसमें आप डायरेक्टली जो है वो कनेक्शन में होते हैं और डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं जो है अपने जिनसे आपको डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स आपके पेशेंट्स हो गए, या आपके जो आप जिन पे वर्क कर रहे हैं, जो आपका वर्किंग ग्रुप है जिस पर आपने काम करना है, जो सब्जेक्ट्स है उनके साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करते हैं। इसको प्राइमरी डेटा जो है वो कलेक्शन कहा जाता है या प्राइमरी डेटा कहा जाता है, जिसमें लैब टेस्ट एक्सेट्रा ये सारी चीज़ आती है। सेकेंडरी डेटा बेसिकली क्या होता है? सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज। आप जितने भी एग्जिस्टिंग सोर्सेज होते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं। इस सेकेंडरी डेटा की टाइप्स की अगर हम बात करें, लेट से आप हॉस्पिटल में है और पिछले 2 साल के मलेरिया का डेटा जो है वो कलेक्ट करके उसकी प्रिवेलेंस स्टडी करना चाहते हैं, देन उसके लिए जो है आप जब हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी पेशेंट्स हॉस्पिटल आए थे, हॉस्पिटल ने उनका डेटा कलेक्ट किया, अब वो डेटा आप अपने लिए यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, उस डेटा को क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी डेटा कहा जाएगा कि आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में खुद जाके हर पेशेंट से खुद क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं तो ये प्राइमरी डेटा होगा, अगर सिंपली इसको समझना है। देन सेकेंडरी डेटा के जो है वो डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए आप इसको जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, लिटरेचर भी रिव्यू कर सकते हैं। ये भी एक सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है कि आप ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल से, ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च पेपर से जो है वो डिफरेंट जो है वो करे, डेटा को कलेक्ट कर ले। इसके अलावा एग्जिस्टिंग डेटा बेसिस है, गवर्नमेंट डेटा बेसिस होते हैं, एकेडमिक डेटा बेसिस होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेज जिस तरह हमने बात की कि आप हॉस्पिटल की रिकॉर्ड लिस्ट से जो है वो डेटा ले सकते हैं। रिपोर्ट्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज के, या डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट जहाँ से आप डेटा लेते हैं, या ऑनलाइन सोर्सेज जो है वेबसाइट्स हो गए, सोशल मीडिया एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वहाँ से आप जो है वो ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। अब कौन कौन से टूल यूटिलाइज होते हैं इसके लिए? सबसे पहला केस रिपोर्ट फॉर्म्स है, ये भी आप इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर सिस्टम है, वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म है, गूगल सर्वेज है, गूगल फॉर्म के थ्रू क्वेश्चनियर सर्वेज है, वो आप कर सकते हैं। इस हवाले से हम एक स्पेसिफिक एक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे गूगल फॉर्म के हवाले से कि आपने कैसे बनाने और कैसे उसको एनालाइज करना है। एंड देन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डेटा कलेक्शन। अच्छा, कौन कौन से प्रैक्टिसेस है जिनका आपने ख्याल रखना होता है जब आपने जो है वो डेटा कलेक्शन करनी होती है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने जो है वो माइंड में रखना होता है डेटा कलेक्शन के टाइम पे? सबसे पहले जो है वो आप स्टैंडर्डाइज डिफिनेशन यूज़ करेंगे।
The first of all thing है, you will use the standardized definitions, and then you have to collect the data trainers. काइंडली आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लास्ट में आंसर करेंगे, और आप अपने के साथ क्वेश्चंस नोट कर ले, जितने भी क्वेश्चन होंगे वी विल रिस्पॉन्स टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। वी डू अप्रिशिएट क्वेश्चंस एंड इट्स वेरी गुड थिंग टू आस्क क्वेश्चंस। एंड प्लीज आप अपने माइक्स भी ऑफ कर ले, वो म्यूट कर ले, थैंक यू। So the best practices in data collection is to use the standardized definitions। आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस डेटा के हवाले से आपके पास स्टैंडर्ड डिफिनीशन होनी चाहिए कि आप क्यों करना चाह रहे हैं। आप एक डिजीज के हवाले से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, देन आप क्वेश्चनेयर यूज करना चाह रहे हो उसके लिए। अब वो क्वेश्चनेयर आप खुद से बैठ के नहीं बना सकते, से जो है वो आप खुद से नहीं बनाएंगे। उसके लिए पहले से आप जो है वो आर्टिकल स्टडी करेंगे, आप पहले से पब्लिश डेटा देखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चनेयर यूटिलाइज भी होंगे, उनके साथ डिटेल्स भी लिखी होंगी कि कौन से क्वेश्चनेयर से कौन से डेटा क्यों यूटिलाइज किया गया, तो आप वो यूज करेंगे। स्टैंडर्डाइज डिफिनीशंस का एक दूसरा मतलब ये भी है कि आप क्या करेंगे कि जो आप उसमें डिटेल्स एड कर रहे हैं, जो इवन अगर आप किसी क्वेश्चनेयर ऑनलाइन गूगल स्कॉलर, गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी आप कोई डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो और डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि मेरे जो रिस्पोंडेंट्स हैं इनको क्लियर हो और इनको समझ आए, तो उसके लिए जो वैलिड एंड स्टैंडर्ड डिफिनीशंस है वो आपने यूटिलाइज करनी होती है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। एंड देन ट्रेन डेटा कलेक्टर्स। अगर तो आप जो है वो कर रहे हैं, आपके जो है वो डेटा कलेक्शन आप डिफरेंट कलेक्टर्स के थ्रू कर रहे हैं, आप किसी बड़े रिसर्च सर्वे का हिस्सा है, या आप जो है वो कोई स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन आपने फिल करवाना है और आप बाय हैंड फिल करवाना चाहते हैं हार्ड फॉर्म में, देन आप जिन जिन के थ्रू करवाएंगे, लेट सपोज आप अपने फेलोज को देते हैं कि मेरे साथ हेल्प आउट करें, देन आप उन्हें भी ट्रेन करेंगे सॉरी, उन्हें भी ट्रेन करेंगे इस हवाले से कि आपने कौन कौन सी चीजें कलेक्ट करनी है, कौन सा डेटा किस तरह कलेक्ट करने। देन पायलट टेस्ट योर फॉर्म्स। आपने अगर गूगल फॉर्म क्रिएट किया हुआ है या आपने जो है वो खुद अपने एक फॉर्म जनरेट किया हुआ है थ्रू हार्ड कॉपी, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप पहले पायलट स्टडी करें। पायलट स्टडी मींस ये है कि आप 2 से 3 क्वेश्चनर्स फिल करवाएं, देन उसको देखें कि आपका डेटा वैलिड आ रहा है कि नहीं, और आपको जो डेटा रिक्वायर्ड है ये वही है कि नहीं। आप उस पर अपने स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं कि अच्छा मैं इसको ये ऐसे ऐसे एनालाइज कर सकता हूँ। देन आप जाके फर्दर इसको प्रोसीड करें। सो पायलट टेस्ट में ये होगा कि आपको बाद में इश्यूज नहीं होंगे। And then ensure data security and confidentiality. That's a very important thing, and the most important thing in data collection, you have to ensure the data security and confidentiality। अगर आप किसी से जो है वो मालूमात कलेक्ट कर रहे हैं, आप लिविंग स्टैंडर्ड पे एक सर्वे कर रहे हैं और पूरे एक टाउन का आप सर्वे कर लेते हैं कि वहाँ पे जो है वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे है, या वहाँ पे कौन कौन सी डिजीज है, तो इस डेटा को आपने जो है वो रखना होता है। इस डेटा को आपने जो है वो रखना होता है, सिक्योर रखना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि वो डेटा आप जो है वो सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दे कि फला मोहल्ले में जो है वो फला फला घर में ये बीमार पड़े हुए हैं और इनको ये मसाइल है, इनका मंथली स्टेटस इतना है। तो ये जो भी डेटा आपके पास होता है ये कॉन्फिडेंशियल होता है। और इसमें आप एक तो किसी से नेम्स नहीं लेते, अगर आप कोई भी गूगल फॉर्म जनरेट कर रहे हैं तो उसमें नेम्स के जो है वो डिटेल आप नहीं लेंगे किसी से भी, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ही लाजमी रिक्वायर्ड है। एंड देन जो है अगर आप कोई जो है वो केस स्टडी जो है, लेट से आपको जो है वो कोई ऐसा स्पेसिफिक बीमारी नजर आई जो बहुत रेयर है और आप उस केस को फॉलो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस पर आप केस रिपोर्ट लिखें, दिन आप क्या करेंगे, और आपको उस पेशेंट को फॉलो करना पड़ रहा है, आप उनके फैमिली घर के विजिट्स करते हैं डेटा कलेक्शंस के लिए, डिफरेंट आप उनकी जो है वो केयर क्यूर भी कर रहे हैं और डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। देन आपने उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। ये ना हो कि अगले दिन उनके पूरे रिश्तेदारों को पता हो कि आप वो जो है फला बंदे को तो ऐसा कि वैसी बीमारी है कि जो यहाँ पे किसी को है ही नहीं। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है कि आप डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और रिसर्च पर्पस के लिए ही यूटिलाइज करते हैं। नाउ वी इफ यू व्हाट इज डेटा क्लीनिंग। अब नेक्स्ट आता है कि आपने डेटा जब कलेक्ट कर लिया, देन आपकी डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस आ जाता है। डेटा जब भी आप कलेक्ट करते हैं तो ये लाजमी नहीं है कि वो 100% जो है वो करेक्ट हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। लेट सपोज अगर आप कोई ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें
आप लोगों के येस नो किसी ने लिखना है या इस तरह की डिटेल्स ऐड करनी है। सो उसमें बहुत सारे जो है वो एरर्स आ जाते हैं, और आपने इनको ठीक करना होता है डेटा सेट में। जिस तरह आपने ये मेक श्योर करना होता है कि आपका डेटा जो है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है एंड कंसिस्टेंट है। आपका डेटा जो है वो कंप्लीटली जो है वो जो जो एनालिसिस आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो कलेक्शन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एक्सेल शीट जो है वो प्रिपेयर हो रही है, या सीएसवी फाइल या जो भी आप डेटा वो कर रहे हैं। अब कॉमन डेटा इश्यूज कौन कौन से है उसको अगर हम डिस्कस करें कि वो कौन कौन से इश्यूज है जो डेटा कलेक्शन में हमारे पास आते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज मिसिंग वैल्यू। जब भी आप देखेंगे तो डेटा कलेक्शन में मिसिंग वैल्यू एक मेजर फैक्टर है। मिसिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि बहुत सारी जगहों पे कोई जो है कोई डिटेल आपने कंपलसरी नहीं रखी हुई, वो रिक्वायर्ड नहीं की हुई। लेट्स सपोज आप ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, तो आपने वो कंपलसरी नहीं की हुई, तो आपने गूगल फॉर्म जो है वो शेयर कर दिया, लोगों ने उसमें अपने हिंट सेट किया, अपने रिस्पॉन्स सेट कर दिए, लेकिन एक वैल्यू है या एक क्वेश्चन है जो कंपलसरी नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको रिस्पॉन्ड ना करें, उनको लीव कर दे, क्योंकि उनके बगैर भी, उस क्वेश्चन के बगैर भी आपका गूगल फॉर्म सबमिट हो रहा था। सो ये सारी चीज़ हम गूगल फॉर्म वाले में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह मिसिंग वैल्यू का आपने बचाना है। आप या तो अपने जो लाजमी डेटा होता है उसको रिक्वायर्ड कर लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकल उसमें कर रहे हैं तो आप अपने हार्ड फॉर्म में कर रहे हैं, तो आप अपने डेटा के ऊपर लिख भी सकते हैं कि क्वेश्चन ये क्वेश्चन लाजमी कंपलसरी करना है। देन आउटलायर्स की हमने बात की। आउटलायर्स ये कि कोई लेट से आप जो है किसी टाउन में सर्वे कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमिक स्टेटस को आप कंपेयर कर रहे हैं किसी डिजीज के साथ। लेट सपोज सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथ्स को आप कंपेयर कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टेटस के साथ, और वहाँ पे आप सर्वे किया आपने, आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्स आया, और आपके पास जो है वो लेट से मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनकी मंथली इनकम जो है वो 50,000 टू 80,000 है। लेकिन एक या दो पर्सन ऐसे है कि जिनकी 1 मिलियन तक मंथली इनकम है। तो ये जो है ये आउटलायर्स कहलाते हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए या बहुत ही मिनिमम आ जाए। लेट्स सपोज आपके पास एवरेज 50,000 आ रहे हैं, और एक वैल्यू है, एक पर्सन है जिसकी मंथली इनकम जो है बिल्कुल गरीब है, तो उसकी लेट से 5,000 मंथली इनकम है। तो ये जो 5,000 हो गया और 1 मिलियन हो गया, ये क्या है, आउटलायर्स होते हैं डेटा में। सो इनको आप जो है वो इनको आपने देखना होता है। आप अपने आउटलायर्स जो है उनको मेंशन भी कर सकते हैं अपने टेस्ट में। और देन डुप्लीकेट्स की अगर हम बात करें, डुप्लीकेट्स क्या आते हैं कि अगर आप गूगल फॉर्म जो है वो आपने जनरेट किया हुआ है, तो उसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेज जो है वो कोई कर सकता है। हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज करे। हो सकता है कि अगर आप जो है वो हार्ड फॉर्म में क्वेश्चनेयर फिल कर रहे हो, और आपके पास जो है वो एक पर्सन 2-3 बार आपके क्वेश्चनेयर फिल करे। सो ये डुप्लीकेट्स आपने रिमूव करने, या डेटा जब आपने डेटा को जो है वो डेटा की सेटिंग करते हैं उस टाइम आपसे कोई इस तरह की वो उसमें डुप्लीकेशन आ जाती है। सो ये आपने देखना होता है कि डुप्लीकेशन तो डेटा में नहीं आ रही, और अगर डुप्लीकेशन आ रही है तो वो आपने हटा देनी है। एक वैल्यू जो है वो एक ही तरह का डेटा 2-3 बार ना आया हो। एंड देन इनकंसिस्टेंट कोडिंग जो है वो उसको आपने देखना होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने येस लिखा हुआ है, किसी ने वाई लिखा हुआ है, किसी ने जो है वन लिखा हुआ है। आपने येस के लिए वन दिया हुआ है, आप किसी ने येस लिख दिया, किसी ने वाई लिख दिया, और किसी ने जस्ट वन लिख दिया। तो इनको आपने जो है वो टिक करना होता है कि आप किस तरह डेटा को सेट करते हैं कि उसमें ये इश्यूज ना हो कि अब ये वैल्यू एक ही है। अगर हम येस को देके, वाई को देके, और वन, लेट से वन हमने येस के लिए किया था, तो ये तीनों जो है वो दो, ये तीनों एक ही, इन तीनों का एक ही मतलब है। लेकिन इसमें इशू क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो है जब भी आप एनालाइज करेंगे तो डिफरेंट जो स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम्स है, जो सॉफ्टवेयर है, वो इनको सेपरेट वैल्यूज कंसीडर करेंगे। ये सेपरेट वैल्यू होगी, ये सेपरेट होगी, एंड दिस वन विल बी कंसीडर्ड एज ए सेपरेट वैल्यू। सो अब इस पीसेस में आप किस तरह हैंडल करते हैं, तो इसमें अगर आपके पास जो है वो आ जाते हैं, लेट से आपके पास मिसिंग वैल्यू है किसी भी डेटा में, तो उसको स्पेसेस के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। स्पेसेस में मिसिंग वैल्यू एनालिसिस एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप जो है वो यूटिलाइज करके उसको जो है वो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई शीट है जिसमें आपके पास डेटा की वैल्यू मिसिंग आ रही है, तो आप एनालाइज पे जाते हैं, वहाँ मिसिंग वैल्यू एनालिसिस है, और वो एनालिसिस करके आप इजीली मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न्स पे जाना चाहते हैं, आप किसी डिजीज के हवाले से किसी उसके हवाले से पैटर्न्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन ये पैटर्न्स जो है ये क्या होंगे, ये इस पैटर्न्स को आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं, या हम फर्दर जाके आगे इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। देन आप लोगों को इजीली जो है वो
क्लियर हो जाएगा। एंड देन डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, लिस्ट वाइज डिलीशन भी आती है, मीन सब्स्टिट्यूशन एंड मल्टीपल इम्प्यूटेशन। ये तीनों टेक्निक आप यूटिलाइज करके मिसिंग वैल्यूज को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास मिसिंग वैल्यूज नहीं सेट हो रही, देन आप ये यूटिलाइज करते हैं। अगर आपके पास डेटा कलेक्शन आपने प्रॉपरली की हुई है और आपने जो है वो डेटा कलेक्शन में आपके पास मिसिंग वैल्यूज नहीं है, देन आप इजीली कर सकते हैं। अमूमन जो मिसिंग वैल्यूज का और ये मिसिंग वैल्यूज का इशू आता है, ये इस सूरत में आते हैं कि लेट्स आप हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये मिसिंग हो जाती है। आप अब अगर अपना रिसर्च वर्क खुद कर रहे हो और आपकी अपनी रिसर्च स्टडी है, तो उसमें तो आप मिसिंग वैल्यूज का बहुत ख्याल रखेंगे, आप सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे ताकि कोई मिसिंग वैल्यूज ना हो, कोई इस तरह के इश्यूज ना आए। लेकिन इन केस अगर आप जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी सेकेंडरी डेटा लेते हैं, तो सेकेंडरी डेटा में ये इश्यूज आते हैं कि इसमें मिसिंग वैल्यूज जो है वो अमूमन होती है, और फिर उन मिसिंग वैल्यूज का आप इस तरह हैंडल कर सकते हैं। अब इस पीएसएस में जो है वो वेरिएबल्स के हवाले से कैसे आपने सेट करने होते हैं, इस हवाले से हम थोड़ी बहुत डिस्कशन भी कर चुके हैं। आज थोड़ा फर्दर इसको प्रैक्टिकली भी कर लेंगे। आप रिकॉर्ड डिफरेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं, येस नो में कर सकते हैं, लेबल जो है वो कर सकते हैं। एंड देन स्पीसीज आउटलायर्स को आपने कैसे चेक करना है, आप बॉक्स प्लॉट प्लॉट और जेड स्कोर के थ्रू आउटलायर्स को चेक करते हैं, और आप उसको देन आपने जो है वो डिसाइड करना होता है कि इसको ट्रांसफर करना है, कैप करना है या एक्सक्लूड करना है। सो डिफरेंट ये एनालिसिस हम अब प्रैक्टिकल बेस पे वो वर्कआउट करेंगे। अब अगर जो है वो हम बात करें कि जो स्टेटिस्टिक्स के हवाले से फर्स्ट स्टेप की बात करें, तो वो कौन कौन से, लेट्स सपोज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की बात करें, तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जो तीन या चार चीज़ें हम जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें मीन है, मीडियन है, एंड देन उसके अलावा अगर हम जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, और आई क्यू आर, एंड देन फ्रीक्वेंसी, ये टर्म्स जो है या ये चीज़ें हम नॉर्मली जो है वो अपने डेटा के लिए यूटिलाइज करते हैं। और इनकी अगर हम बात करें सबसे पहले कि मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से बात करें कि आपने अगर जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी मेयर करनी है तो आप मीन और मीडियन को यूटिलाइज कर सकते हैं। मीन बेसिकली किसे कहते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा सेट जो होती है उसको मीन कहा जाता है। और मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा सेट जो है जब आप इस ऑर्डर में करते हो, और मिडिल वैल्यू जो होती है वो क्या जो है उसको क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। एंड देन मेयर ऑफ वेरिएबिलिटी का अगर हम स्प्रेड ऑफ डेटा के हवाले से देखें कि कोई डेटा की स्प्रेड के हवाले से आपने देखना है, या आप जो है वो वेरिएबिलिटी को मेजर कर रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मेजर करता है स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन, के मीन से कितनी जो है वो डिविएशन हुई है, डिस्पर्शन हुई है मीन वैल्यू से, या कितनी स्प्रेड हुई है, उसको कंपेयर करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं। और आई क्यू आर इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसे कहा जाता है, तो ये डिफरेंस बिटवीन थर्ड Q3 एंड Q1 जो है आपको बताते हैं। क्वार्टाइल जो है ये एक इस हवाले से हम डेटा के हवाले से जो डिफरेंट आगे कोर्सेज करेंगे, तो इसमें आप लोगों को स्पेसिफिक इन पे भी एक कोर्स कराया जाएगा जिसमें डिफरेंट इनके प्रोसीजर्स बताएंगे कि आप कैसे इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों की क्या क्या आपके जो है वो रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड देन फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ टाइम्स ये कैटेगोरिकल डेटा समरी के लिए आप यूटिलाइज करते हैं, जिसमें आपके पास जो है नंबर ऑफ टाइम्स ये वैल्यू और कैटेगरी अकर्स इन डेटा सेट जो है वो कितने कितने जो है वो आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, कितने परसेंट आ रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज उसके लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर जो है वो कंटिन्यूस डेटा के हवाले से हम बात करें, तो एग्जांपल हम इसके अगर देख लें, मीन वैल्यू जो HbA1c की आ रही है वो 8.2% है, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो जो है वो 1.1%। अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 1.1 है। सो 1.1 मीन्स के इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि मोस्ट पेशेंट फॉल बिटवीन 7.1 एंड 9.3, क्योंकि 8.2 तो हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, लेकिन उसमें जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जिस तरह हमने जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की कि मेयर करता है या स्प्रेड या डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन, मीन से कितनी स्प्रेड या कितनी डिस्पर्शन हुई है। लेट्स सपोज आपने अगर किसी भी जो है वो उसको समझना है, स्टेटिस्टिकल डेटा को समझना है, और उसमें आपके पास मीन वैल्यू है और स्टैंडर्ड डिविएशन है।
अब मीन वैल्यू जो होगी उससे स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कितनी कितनी डिस्पर्शन हुई है और कितना स्प्रेड हुआ है। अब यहाँ पे 8.2 हमारे पास HbA1c की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1.1 है, तो 8.2 में 1.1 ऐड कर दे 9.3 बन जाते हैं, 8.2 से 1.1 माइनस कर दे तो 7.1 बन जाते हैं। सो ये दोनों साइड्स पे आपको बताता है कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1.1% जो है वो डिविएशन हुई होगी। सो यहाँ पे हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि मोस्ट पेशेंट जो है वो 7.1 एंड 9.3 में फॉल करते हैं। अच्छा, कैटेगोरिकल डेटा की अगर हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि उसकी कैसी इंटरप्रिटेशन करनी है, जो कि कैटेगोरिकल डेटा का खैर काफ़ी इजी भी होता है। सो उसमें आप जो है वो 60% ऑफ पेशेंट्स आर स्मोकर्स, आप एक आपके पास रिजल्ट आया हुआ है कि 60% पेशेंट जो है वो स्मोकर्स है। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, क्योंकि अबाउ द 50 है, सो आप जो है वो इसको लेट्स से आप कोहॉर्ट स्टडी कंडक्ट कर रहे हो, उसमें आपने इंटरप्रिटेशन ये करनी होती है कि स्मोकिंग इज प्रिवेलेंट इन दिस कोड, की स्मोकिंग जो है वो प्रिवेलेंट है, भाव जो है वो 50% आ रहे हैं, सो उसका आप क्या करेंगे, प्रिवेलेंट करेंगे। अच्छा, जो सेंट्रल टेंडेंसी या उस हवाले से हम बात करें, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के हवाले से जो है वो इंटरप्रिटेशन के हवाले से जो है वो बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल BMI जो है वो 27.3 है, प्लस माइनस 3.8, ये मीन स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू आ गई है 3.8 प्लस माइनस। सो इट मीन्स कि मोस्ट वैल्यू फॉल बिटवीन 23.5 एंड 31.1, क्योंकि आप इसको जब ये कंपेयर करेंगे तो इस तरह इसको वो कर लेंगे। मीडियन एंड इंटर जो है वो स्कीव डेटा के लिए यूटिलाइज करेंगे कि मीडियन एज जो है वो 58 है और इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो 50 to 65 है। सो जो है इस चीज़ के लिए आप जो है वो ये मीन और ये यूटिलाइज करेंगे। अब स्कीव डेटा जो है वो क्या होता है, बेसिकली अगर स्कीव डेटा की हम बात करें, जिसमें ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होती, यानी स्किप डेटा इस चीज़ को रेफर करता है कि जिसमें आपके पास जो है वो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल ना हो। जैसे अगर एज की बात करें तो एज किसी की 10 ईयर हो सकती है, किसी की 50 ईयर्स भी हो सकती है। लेकिन ये इसको जो है वो उसमें स्किप डेटा की भी अगर जो है वो टाइप्स के हम डिस्कस करें, तो दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिवली स्किप डेटा जिसको राइट स्किप भी कहा जाता है, नेगेटिवली स्किप डेटा या लेफ्ट स्किप भी कहा जाता है। जो जो मोस्ट डेटा पॉइंट जो है वो लेफ्ट पे कंसंट्रेटेड हो तो उसको जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड कहा जाएगा। तो और उसमें क्या होगा, नेगेटिवली में राइट पे वो होगा। सो इसमें जो है वो स्कीव डेटा जिसमें जो है वो ना हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल ना हो, तो उसके लिए हम जो है ये यूटिलाइज करते हैं। एंड देन अगर कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट अगर हम बात करें कि आपने कोई ऐसे पेयर डेटा कलेक्ट करना है, पेयर डेटा मींस, पेयर डेटा क्या होता है बेसिकली कि जिसमें पेयरिंग हुई हो। लेट सपोज अगर पेयर डेटा के हवाले से हम एक डिस्कस करें, पेयर डेटा जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि टू रिलेटेड मेयरमेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं जो सेम यूनिट या सेम सब्जेक्ट्स आपने जो है वो कलेक्ट किए हुए होते हैं। अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर मेजरमेंट के हवाले से भी आप कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट के हवाले से भी आप कर सकते हैं। आपके पास जो है वो डायबिटीज के पेशेंट आ रहे हैं, आप उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब बिफोर जो है वो इंसुलिन इंजेक्शंस आप उनके जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड आफ्टर इंसुलिन इंजेक्शंस आप उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जब आप बिफोर एंड आफ्टर कलेक्ट करते हैं, यानी एक ही आपका सब्जेक्ट है और उस पर जो है वो डिफरेंट आप पैरामीटर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन इसको क्या कहा जाता है, इसको पेयर डेटा कहा जाता है। इसमें जो है वो पेयर टी टेस्ट इस पे आप यूटिलाइज करते हैं। एंड इसमें अगर हम देखें तो इसमें आप किस चीज़ के लिए जो है वो देखेंगे, मीन डिफरेंस हो गया, इसके अलावा जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया, एंड देन जो है वो पी वैल्यू, इस चीज़ों को आप जो है वो फोकस करेंगे जब आप इनको देखेंगे। सो अगर हम इनमें से जो है वो देख लें, मीन डिफरेंसेस बेसिकली किसे कहा जाता है कि जो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स होता है उसको क्या कहा जाता है, मीन डिफरेंस कहा जाता है। दो ग्रुप्स के जो मीन्स होते हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो रेंज वैल्यू होती है जिसमें द ट्रू मीन डिफरेंस लाइकली टू लाई 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसे हम कहते हैं, जिसमें ट्रू मीन यहाँ पे फॉल करेगा और प्रोबेबिलिटी का तो आप लोगों को आइडिया होगा कि पीआरटी टेस्ट आप वो उठाएंगे। एंड देन HbA1c लेवल अगर ड्रॉप हुए फ्रॉम 8.1% टू 7%, इसमें पी वैल्यू, सो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट करेंगे जो आपके पास कैटेगोरिकल डेटा होगा कि ये इतने पर या ड्रॉप या इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस परसेंट। सो आप इसको इस तरह जो है वो यूटिलाइज करेंगे। जो कैटेगोरिकल डेटा होता है
उसमें आप फ्रीक्वेंसीज जो है और परसेंटेज जो है वो यूटिलाइज करते हैं। कैटेगोरिकल डेटा की अगर हम बात करें तो कैटेगोरिकल डेटा में नॉर्मली आपके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स में जो है वो होते हैं। इसमें कैटेगोरिकल डेटा में फिर नॉमिनल डेटा भी आ जाता है जिसमें वो एक नेचुरल आर्डर जो है वो विदाउट ए नेचुरल आर्डर होते हैं, ऑर्डिनल भी होते हैं जिसमें नेचुरल आर्डर हो जाती है। एंड कैटेगोरिकल डेटा को आप फ्रीक्वेंसी में भी जो है वो कर सकते हैं और उसमें भी जो है वो परसेंटेज में भी कर सकते हैं। लेट सपोज अगर कैटेगोरिकल डेटा के हवाले से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ईच कैटेगरी में फाइंड आउट करते हैं एंड देन इसके अलावा जो है वो परसेंटेज भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट सपोज आप कैटेगोरिकली किसी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, देन आप ये कह सकते हैं लेट से 60% ऑफ ग्रुप है इम्प्रूव्ड एंड 40% ऑफ ग्रुप बी इम्प्रूव। सो इसके लिए जो है आप काई स्क्वायर यूटिलाइज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। तो एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे और उसमें आप क्या देखेंगे, आप पी वैल्यू देन फाइंड आउट करेंगे। एंड देन विजुलाइजिंग डेटा के हवाले से जो है अगर हम जो है बात करें कि हिस्टोग्राम्स, इसमें आप डेटा को कैसे विजुलाइज करेंगे। इसमें जो है हिस्टोग्राम्स है, बॉक्स प्लॉट्स है एंड देन जो है वो बार चार्ट्स है। अब ये तीनों चीज़ें जो है वो आप डेटा इसके थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। आप हिस्टोग्राम के थ्रू डेटा की विजुलाइजेशन करते हैं। हिस्टोग्राम के थ्रू आप कौन सा डेटा नॉर्मली जो है वो यूटिलाइज करते हैं हिस्टोग्राम को, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो कंटिन्यूस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें लेट से आप फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं या डेंसिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स विद इन ए रेंज दिखा रहे हैं, देन उसमें आप जो है वो हिस्टोग्राम यूटिलाइज करेंगे। बॉक्स प्लॉट क्या होता है या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी इसको कहा जाता है, ये बेसिकली विजुलाइज करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा जिसमें मीडियन, क्वार्टाइल एंड आउटलायर्स वगैरह आपको ये चीज़ें देखनी है और इनके हवाले इनको जो है विजुअली आप विजुलाइज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इन पे ग्राफ एंड चार्ट्स बना लें। देन मीडियन, क्वार्टाइल एंड आउटलायर्स के लिए आप बॉक्स प्लॉट या इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहा जाता है वो यूटिलाइज करेंगे। और जो बार चार्ट्स होते हैं ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसीज होती है या वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो आप यूटिलाइज करेंगे। इसमें आप जो है आपने अवॉइड करना है 3D इफेक्ट्स को और अवॉइड करना है और यूज़ ऑफ कलर्स। ही ना हो कि आपने पूरा थीसिस रंगीन कर दिया हो और बहुत ही शौक किस्म के जो है वो कलर्स यूटिलाइज नहीं करने। सो आपने नॉर्मल टेबल ग्राफ चार्ट्स रखने होते हैं। आपने उसको जो है वो 3D इफेक्ट्स भी नहीं यूज़ करने होते उसमें, क्योंकि 3D इफेक्ट्स वाले चार्ट्स जो होते हैं वो दिखने में तो प्यारे लगते हैं लेकिन डिफरेंट जब आप पब्लिकेशंस के लिए जमा करते हैं या पीसीज वगैरह जमा करते हैं तो उनको फिर लाइक नहीं किया जाता और वो फिर अमूमन रिजेक्ट हो जाती है, आपको बाद में चेंज करने पड़ेंगे। अब टेबल्स क्यों जरूरी है या टेबल की जो है वो मैटर क्यों करते हैं। टेबल आपको आपको एक कम्प्लेक्स डेटा समराइज करके दे देते हैं। इसके अलावा जो है टेबल्स रिक्वायर्ड बाय जर्नल्स होते हैं। आप जिस भी जर्नल में आर्टिकल सबमिट करवाएंगे वो आपसे आपके स्टडी के हवाले से जितने भी टेबल्स होंगे उनके जो है वो डिटेल्स आपसे मांगेंगे। एंड दिस आल्सो हेल्प इन पेयर रिव्यू एंड रिप्लिकेशन ऑफ डेटा। अगर आपके स्टडी को कोई और किसी दूसरी कंट्री में रिप्लिकेट करना चाहते हैं, वो भी उस स्टडी को उस कंट्री के और उस कंडीशन के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, सो वो इजीली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब टेबल्स जो है वो जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए जो है वो यूटिलाइज हो सकते हैं। अगर मेडिकल रिसर्च में हम बात करें कि टेबल जो है वो टाइप्स डिफरेंट देख लें। लेट सपोज आप बेस लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी टेबल यूटिलाइज कर सकते हैं, आप आउटकम बाय ग्रुप के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, रिग्रेशन रिजल्ट्स के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल वन की अगर हम बात करें जो हमारे पास बेस लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है, तो आप टेबल वन बेस लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे लिखेंगे। आप इसमें जो है वो मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन लेट सपोज आपने की लिखनी है, देन आप यहाँ पे ऊपर वेरिएबल लिखेंगे और आपके ग्रुप ए ग्रुप बी हो गया, पी वैल्यू आपके पास आ गए और ये डिफरेंट इसके जो वेरिएबल्स है एज, मेल और स्मोकर है कि इसमें जो है वो ग्रुप ए में कितनी परसेंटेज एज और ग्रुप बी में कितनी है एंड पी वैल्यू कितनी है। देन इस तरह मेल परसेंटेज एंड स्मोकर्स परसेंटेज एंड पी वैल्यू। सो आप इस तरह अपने बेस लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जो नॉर्मली उसके हवाले से आप डिफरेंट जो है वो डिटेल्स देना चाहते हैं अपने स्टडीज के हवाले से, इसको आप इस तरह यूटिलाइज करेंगे। आउटकम कंपैरिजन अगर आप करेंगे, आपके पास कोई रिजल्ट्स आए हुए आप उसके आउटकम कंपैरिजन कर रहे हैं, देन आप ये सिंपल इस तरह टेबल्स यूज करेंगे। आपने आउटकम लिखा और या यूरी एडमिशन है और मोर्टेलिटी रेट है,
आपके पास दो ग्रुप है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, आपने इसको कंपेयर किया, इसमें 10 है और आपने साथ में परसेंटेज ब्रैकेट्स में लिखना होता है, एंड देन पी वैल्यू यहाँ पे आप सामने ही इसके मेंशन करते हैं, एंड देन मोर्टेलिटी के हवाले से जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये कंपैरिजन टेबल होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी के दरमियान कंपैरिजन आपने करनी है और पी वैल्यू देखनी है। सो आप इसको इस तरह जो है वो यूटिलाइज करेंगे, एंड देन जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एग्जांपल जो है अगर आप देखेंगे तो आपके पास एज है, स्मोकिंग है, ट्यूमर साइज है, ये डिफरेंट रिग्रेशन ये रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो आपने ऑड रेशो लिखनी होती है उसमें, चूंकि आपके पास रिजल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, आपने उसको क्लियरिफाई करना होता है, क्लीन करना होता है। क्लीनिंग ऑफ द टेबल जो है वो आपने इसको, जैसे अगर इस टेबल को देखेंगे तो आप उसमें डिफरेंट, आप अगर स्पीसीज का टेबल देखेंगे तो उसमें सारी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आई होगी, लेकिन आप इसको जब क्लीन करेंगे तो बहुत सारा डेटा इसमें से निकल जाएगा और जो रेलिवेंट डेटा है वो आपके पास रह जाएगा। सो आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू, पी वैल्यू, ये तीन चीज़ आपने यूटिलाइज करनी है वहाँ से, और इसी बेसिस पे आपने क्या करना है, यहाँ पे टेबल आपने इस तरह सेट करने हैं। एंड टेबल्स के हवाले से अगर हम बात करें कि आप स्पीसीज में टेबल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, आपने रन एनालिसिस कर लिया, आपने आउट को राइट क्लिक आउटपुट के थ्रू डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या जो है वो फुट नोट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड या एक्सेल वगैरह में, आप इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। इस हवाले से हम एक्सपोर्टिंग ऑफ डेटा के हवाले से हम वर्क कर चुके हैं, देख वो कर चुके हैं। सो प्रैक्टिकल सिनेरियो एक है कि आपने एक बीएमआई डेटा कलेक्ट किया 200 पेशेंट से, 15 वैल्यूज मिसिंग है, आप क्या करेंगे? सो डिफरेंट ऑप्शंस है कि आप रोज डिलीट करेंगे, उन 15 पेशेंट्स का डेटा निकालेंगे, जो कि अमूमन किया जाता है, ये सिंपलेस्ट वे होता है। सो अमूमन यही लोग कर लेते हैं कि वो कुछ पेशेंट्स का डेटा मिसिंग होता है तो उनको ही ख़त्म कर देते हैं कि बस ये दो तीन पेशेंट्स का डेटा ना ही हो तो बेहतर है। या आप उसको मीन वैल्यूज़ के साथ इसको मीन वैल्यूज़ उसमें ऐड करेंगे, जिस तरह हमने स्टडी किया था कि अगर आपके पास वैल्यूज़ मिसिंग है तो आप उसमें मीन वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। उसी एज मिसिंग है तो मीन एज वैल्यू जो है वो आप ऐड करेंगे तो आपके डेटा जो है वो ये उसमें खराब नहीं होगा। या मल्टीपल इम्प्यूटेशंस करेंगे, डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करेंगे। सो आप भी हमें बता दें कि आप कौन सा वर्क करेंगे, आप इसके साथ अगर ये आपके पास डेटा मिसिंग है इस तरह, तो आप इसको कैसे जनरेट करेंगे? कॉमन मिस्टेक जो है वो क्या होते हैं कि आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं करते, और उसको जो है वो कॉमनली मिसिंग वेरिएबल्स को जो है वो मिसिंग वैल्यूज को आप इग्नोर करते हैं, मिस लेबलिंग कर लेते हैं कॉलम्स की, कॉलम की मिसले, और लोडिंग होती है विद टू मच इन्फो। यानी अगर आप अपने वेरिएबल्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते, जिस तरह स्पेसेस के वेरिएबल्स होते हैं उनको आपने प्रॉपरली डिफाइन करना होता है, अगर आप वो डिफाइन नहीं करते, और उसके अलावा जो है वो लाइक अगर आपके स्पेसेस वेरिएबल्स कौन से हैं, वो न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग वैल्यूज है या डेट या टाइम। अब न्यूमेरिक जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूटिलाइज होते हैं, एच स्कोर वगैरह, या स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट डेटा के लिए, नेम्स वगैरह कैटेगरीज के लिए। एंड इसके अलावा जो है आप डिफरेंट और भी इसमें जो है वो कॉमर्स एंड डिफरेंट और वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड देन मिसिंग वैल्यूज को अगर आप इग्नोर करते हैं, और मिसिंग वैल्यूज के बगैर टेबल आपने, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल के बगैर टेबल आपने स्पेसेस में ऐड किया तो वो प्रॉपरली रन नहीं होगा। अगर रन होगा तो उसमें बहुत सारे डेटा इश्यूज आएंगे। एंड देन मिस लेबलिंग कॉलम्स, आप अपने स्पेसेस के अंदर कॉलम्स को प्रॉपरली लेबल नहीं करते, एंड देन ओवरलोड करते हैं टेबल विद टू मच इन्फो। सो ये आपने जिस तरह हमने पिछले टेबल्स देखे, तो इसमें जस्ट रिलेटेड इन्फो थी, आप अब इसके साथ ओवरलोड नहीं कर सकते। एंड देन समरी अगर हम देखें और की टेक अवेज देखें, तो गुड डेटा जो है वो एक स्टार्ट होता है गुड कलेक्शंस के साथ। आपने जितनी अच्छी कलेक्शन की, जितनी डेटा कलेक्शन आपने वर्कआउट की, इतने ही आपके पास जो है वो प्रॉपरली रिजल्ट्स आएंगे और अच्छी वो होगी। क्लीन डेटा जो है वो एनालाइजेबल डेटा होता है, और इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लिनिकली मीनिंगफुल होनी चाहिए। आप क्लिनिकली मीनिंगफुल बनाने के लिए आप पहले से पब्लिश आर्टिकल्स देखते हैं, उनको प्रॉपरली स्टडी करते हैं, उनकी मेथोडोलॉजीज देखते हैं, उन्होंने किस किस तरह डेटा को एनालाइज किया हुआ है, देन आप उसको जो है वो कर सकते हैं। डिफरेंट सारे आर्टिकल्स होते हैं जिनका सप्लीमेंट्री डेटा भी अवेलेबल होता है, आप किसी भी रिसर्च जर्नल पे जाके वहाँ सप्लीमेंट्री जो है वो इंफॉर्मेशन या सप्लीमेंट्री डिटेल के हवाले से टेबल होता है, एक लिंक मिलेगा आपको, आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको टेबल्स और ग्राफ्स और ये जो डेटा शीट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो सप्लीमेंट्री डेटा आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो वहाँ से आपको मिल जाते हैं। और आप मेक श्योर करें कि आपकी टेबल क्लियर हो, कंसाइज हो एंड करेक्ट हो। जितने भी अमूमन ये मेरे भी नोटिस में आया हुआ है कि जब भी मुझे कोई चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या मेडिकल कॉलेजेस के हो, वो जब मुझे थीसिस भेजते हैं या रिसर्च आर्टिकल्स भेजते हैं रिव्यू के लिए, तो उसमें ज़्यादातर इश्यूज जो है वो टेबल्स में होते हैं। टेबल में एक्स्ट्रा डेटा ऐड किया होता है और वो रिक्वायर्ड नहीं होता जो ऐड किया होता है। सो आपने जो है वो क्लियर करने, कंसाइज करने और करेक्ट टेबल बनाने।
सो आपकी जो भी जो है वो स्पीसेस फ्लो चार्ट्स आप बनाएंगे, आपका जो है होमवर्क टास्क है, आप अपने डेटा कलेक्शन चैलेंज शेयर करें, और टेबल फॉर्मेटिंग फॉर जर्नल जो है उसको आप देख लें, किसी एक उसके हवाले से जो है आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ तक था हमारा जो है वो स्पीसेस का कोर्स, जो वो होपफुल फाइनली जो है कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आप लोगों ने इसमें से स्पीसेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लर्न की होगी। अमूमन ये होता है कि जब भी आप कोई नया कोर्स स्टार्ट करते हो और आपकी उसके आपके पास उसकी इतनी स्किल्स नहीं होती, देन आप एक्सपेक्ट करते, कोई भी इंसान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें फ़ौरन सीख ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, एंड यस, थिंग्स टेक टाइम। आप और देन आप अगर प्रॉपरली वर्क करेंगे, होमवर्क साथ साथ करते जाएंगे, एंड देन आपने जो चीज़ें सीखी आप इसको जो है प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं डिफरेंट स्पेसेस के थ्रू। हमने आपको स्पेसेस की सेटअप भी प्रोवाइड कर दी है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो दोबारा भी मैसेज करके हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमने दोबारा जो है वो सेंड कर देंगे। अगर आपको कोई और इश्यूज आते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, डेटा कलेक्शंस के हवाले से, डेटा एनालिसिस के हवाले से। एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस, वी विल ब्रिंग मोर एंड more courses and different projects related to research, and our single goal or single aim is to improve research, and to contribute to the research and data analysis and all these things. And hopefully with you and people support, we will be able to do this thing. And till the next lecture, till the next course, take care of yourself. Allah Hafiz.